हेलो। आज हम बात करेंगे नेपाल के पार्लियामेंट के बारे में कि आखिर में नेपाल का पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया है और वहाँ पर न्यू इलेक्शन का अनाउंस हो गया है कि वो नवंबर में होगा। तो आखिर में हम बात करेंगे कि आखिर में नेपाल में ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो द हिंदू ने एक न्यूज़ रिपोर्ट किया कि नेपाल प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स पार्लियामेंट अनाउंसेस मिड टर्म पोल्स इन नवंबर। तो नेपाल की प्रधानमंत्री जी ने नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दी और उन्होंने बोला कि अब अगला चुनाव नवंबर में होगा। तो ऐसा क्यों भाई क्योंकि वहाँ की पार्टी तो पूरा मेजॉरिटी में थी। एनडीटीवी भी यही बोल रहा है कि नेपाल प्लंजेस इनटू फ्रेश टर्मोइल एज प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स प्रेसिडेंट पार्लियामेंट। तो सब कोई हैरान है कि भाई जो पार्टी वहाँ पर पावर में है वो पूरी तरीक़ा से मेजॉरिटी में, इसके बावजूद वहाँ की मतलब प्रेसिडेंट क्यों डिसॉल्व कर दी वहाँ की पार्लियामेंट को। तो देखिए वहाँ पर अचानक नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, वो आती हैं फ्राइडे मिडनाइट रात को और डिसॉल्व कर देती हैं पार्लियामेंट को और अनाउंस करती हैं कि देखिए मिड टर्म पोल्स होगा हमारे यहाँ नवंबर में 2 चरण में, एक होगा 12 तारीख को और एक होगा 19 तारीख को। मीन्स 12 नवंबर को पहला चरण का चुनाव होगा, दूसरा होगा 19 नवंबर को। तो देखिए भंडारी जी ने जो पूरी तरीक़ा से नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, तो उस पर कई सारे प्रेस ब्रीफिंग आई कि आखिर में ये हुआ क्यों। तो देखिए तो नेपाल की जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उन्होंने बताया कि आर्टिकल 70 वहाँ के नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 क्लॉज 7 का प्रयोग किया गया और तो वहीं नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 क्लॉज 7 का पूरी तरीक़े से यूज़ किया गया और वहाँ की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 और 19 नवंबर को इलेक्शन भी है, तो यही मेन है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो आप अगर थोड़ी सी पीछे जाएंगे तो पिछले साल जून में वहाँ की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिए थे पूरी तरीक़ा से केपी शर्मा ओली जी। तो फिर से वहाँ पर केस चला, विपक्षी पार्टियाँ गईं सुप्रीम कोर्ट में कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शंस हुआ था और हमें सीट्स मिली थी, आपको सीट्स मिली थी मेजोरिटी आपकी पार्टी को, और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, या आप पूरी तरह डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं भाई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आना है और पार्लियामेंट में अपना मतलब बहुमत साबित करना है। तो उसके बाद से वहाँ की जो भंडारी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने केपी शर्मा ओली जी को 1 महीना का टाइम दिया। उन्होंने बोला कि आइए शर्मा जी और आप पार्लियामेंट में मेजॉरिटी को आप दिखाइए कि आपके पास है कि नहीं। तो शर्मा जी फ्राइडे को गए राष्ट्रपति भवन में, जिसको शीतल निवास कहा जाता है नेपाल में। तो शीतल निवास में गए शर्मा जी और बोले भंडारी जी से कि देखिए मेरे पास 151 मेंबर्स का सपोर्ट है, 151 मेंबर्स का। तो देखिए लेकिन वहाँ के जो ये है पूरी तरीके से पार्लियामेंट, वहाँ पर अगर आपको सत्ता चाहिए तो बहुमत के लिए सिर्फ और सिर्फ 138 चाहिए। तो भाई 151 तो बहुत था, लेकिन वहाँ का ऑपोजिशन जाता है और वो बोलता है कि भाई हमारे पास 149 मेंबर्स का सपोर्ट है। तो वहाँ की प्रेसिडेंट पूरी तरीक़ा से डिलेमा में फंस जाती हैं कि आखिर में किया क्या जाए। क्योंकि देखिए पूरी तरीक़ा से ये हुआ है क्यों, तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए जब 2017 का नेपाल का वहाँ पर इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन मीन्स आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो हमारे यहाँ भी होता है वैसे ही उनके यहाँ भी हुआ। नेपाल का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो 2017 में हुआ। 2017 में हुआ तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान दिया। 68% लोगों ने पूरी तरीके से मतदान दिया। तो यहाँ पर जो भी मतलब 334 सीट है टोटल मिला लिया जाए, तो राज्यसभा और लोकसभा मिला लिया जाए तो, लेकिन असल में चुनाव हुआ लोकसभा का 275 सीट पर। तो 275 सीट पर चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर सीट कौन सी लाई पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। फिर से दूसरे नंबर पर रही नेपाल कांग्रेस, फिर पीएसपीएन, फिर इंडिपेंडेंट 4। लेकिन यहाँ पर देखने की बात है कि वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर, जिसको हेड करते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, इसको हेड करते हैं शर्मा जी, यानी केपी शर्मा ओली जी, जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं। तो देखिए ये जब चुनाव होता है तो उसके जस्ट ही बाद ये दोनों, जो कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के प्रेसिडेंट थे और इनका ज़्यादा सीट आया था, आप देखिए 121 सीट आया था। और फिर से ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के जो हेड थे, ये दोनों लोग हाथ मिला लिए। अब ये क्या हो गई, अब दोनों पार्टी मिल गई, विलय कर ली, मर्जर हो गया
और नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी वो बन जाती है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर बन जाती है। और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनती है तो पूरी दुनिया का कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एकदम बिखर गया है हर देश में, वो पूरी तरीक़ा से उससे प्रेरणा लेता है, इंस्पायर होता है। और भारत की भी कम्युनिस्ट पार्टी इंस्पायर होती है, जो कि बहुत टुकड़ों में बटी है। जैसे कि यहाँ की मोस्ट पॉपुलर अगर कम्युनिस्ट पार्टी है तो सीपीएम है, जिनका केरला में ये है, जिनका केरला में सरकार है, जिनके चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब हैं, तो वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं। सीपीआई वाले भी इंस्पायर होते हैं, अतुल कुमार रंजान जिसके सेक्रेटरी हैं, और डी राजा जिसका जनरल सेक्रेटरी है। तो ये लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से, नेपाल के कम्युनिस्ट मूवमेंट से, कि वहाँ की दो बड़ी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो विलय कर लेती है। तो ये लोग भी भारत में भी ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग भी विलय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पर रूलिंग पार्टी है और पिछले 70 सालों से। तो उसकी नेपाल जो स्टेट मीडिया है जिसका नाम जिन्हुआ है, नेपाल की मीडिया ने भी इसे बढ़ चढ़कर समर्थन दिया और इसे बढ़ चढ़कर पूरी दुनिया में फैलाया कि देखो कम्युनिस्ट पार्टी का राज है इस कंट्रीज़ में। तो देखिए, हालांकि ये तो डेमोक्रेसी से आया था, तो सिन्हुआ ने बोला कि नेपाल्स टू मेजर पार्टीज मर्ज टू फॉर्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तो सारे लोग खुश थे और पूरी तरीक़े से नेपाल फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा था, असिस्टेंस भी दे रहा था पूरी तरीक़े से नेपाल को, क्योंकि केपी शर्मा ओली जी थे, वो चाइना के करीब माने जा रहे थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर हर चीज़ मर्जर से नहीं होता है, यहाँ पर होता ही है कि कुछ टाइम के बाद, क्योंकि देखिए ये दोनों जब नेपाल पूरी तरीके से राजशाही शासन में था, तो ये दोनों लोग पूरी तरीके से गुरिल्ला फाइटर्स थे। ये दोनों लोग मिलकर लड़े थे वहाँ के राजशाही के खिलाफ कि वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, नागरिक को अधिकार देना चाहिए, तो ये नागरिक को राइट्स देना चाहिए, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेड होना चाहिए, वहाँ पर एक सेकुलर स्टेट का स्थापना होना चाहिए। तो इन्होंने पूरी तरीक़े से मेहनत किया। लेकिन इन दोनों का देखिए, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट इनकी आइडियोलॉजी से अलग अलग है। मतलब एक ही है कि हमको मार्क्सवाद ही चाहिए नेपाल में, लेकिन उन दोनों का रास्ता बहुत ही अलग है। आपको पार्टी मर्जर कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रचंड साहब, और ये शर्मा साहब तो अभी हैं ही। तो इन दोनों में 2018 में तो खैर हो गया, यहाँ पर 2018 में तो मर्जर हो गया, विलय हो गया, सब लोग खुश हो गए, लड्डू बांट दिए। लेकिन बाद में फिर से खटपट शुरू हो गया कि भाई 5 साल का जो पीरियड होता है, टेन्योर होता है, उसमें 2.5 साल तो ये पूरा कर चुके थे शर्मा जी तो 2.5 साल पूरा कर चुके थे। लेकिन अब बारी आया था प्रचंड जी को देने का सत्ता, कि अब 2.5 साल आपका पूरा हो गया, अब आप प्रचंड जी को अपना सत्ता सौंप दीजिए। लेकिन शर्मा जी तो माने नहीं, तो प्रचंड जी लगे इनकी बुराई करने, इनके अपोजिशन जैसे नेपाली कांग्रेस के साथ जाकर हाथ मिला लिए और इनको बुरा फंसा दिया। तो ये क्या हुआ, मजबूर होकर इन्होंने पिछले साल अपने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। बाद में ये लोग गए, बोले कि नहीं, डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं शर्मा जी, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। फिर से भंडारी जी ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनवाइट किया कि आइए शर्मा जी, अगर आपके पास है सचमुच में, अगर उतना सीट्स है, मेजोरिटी है आपके पास, तो आप साबित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप वहाँ के फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ओली जाते हैं शीतल निवास बोलने कि भाई मेरे पास है पूरी तरीके से मेजोरिटी, वैसे ही कुछ देर बाद अपोजिशन लीडर भी पहुँच जाते हैं प्रचंड जी के नेतृत्व में। तो होता ये है कि भंडारी जी तो पूरा कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर में ये ऐसे कब तक चलेगा नेपाल में, ऐसे नेपाल में पॉलिटिकल ड्रामा कब तक चलेगा। तो वो पूरी तरीके से नेपाल के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देती हैं और बोलते हैं कि बस अब नवंबर में इलेक्शन है, तब तक आप देखते रहिए कि नवंबर में आखिर होता क्या, आखिर में टाइम से इलेक्शन होता है या कोरोना के चलते डिले होता है या क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बनाकर ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं बता दूं कि जैसे नेपाल में वहाँ की मतलब कि एक शर्मा जी की पार्टी थी और एक प्रचंड जी की पार्टी थी, वैसे इंडिया में भी 2 प्रोमिनेंट पार्टी है। एक है सीपीएम, जिसको अभी के डेट में लीड करते हैं प्रकाश करात नहीं, सीताराम येचुरी, जिनका नाम आप देखे होंगे टीवी पर हमेशा आते रहते हैं। और दूसरा है सीपीआई, जिनको अभी लीड करते हैं डी राजा। तो ये 2 पार्टी भी बहुत ही प्रोमिनेंट पार्टी है। इन दोनों पार्टी में भी बात चलती रहती है कि हम दोनों विलय कर लेते हैं उतने। लेकिन मैं बता दूं कि इन दोनों पार्टी का मैं कंपेयर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग है इनके तुलना में।
तो हालांकि इन दोनों पार्टियों को भी अपने मर्जर के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी कमज़ोर होने के बावजूद भी अगर ये पार्टी मर्जर नहीं कर पा रही है तो इसका क्या कारण है, तो बिल्कुल इन दोनों के पार्टियों का आइडियोलॉजी अपना है, वो भले ही मार्क्सवाद हो, लेकिन इन दोनों का इंटरनल जो बोलते हैं आइडियोलॉजी वो अलग है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्रचंड जी के भी साथ है, शर्मा जी के भी साथ है और प्रचंड जी के भी साथ है, इसलिए वहाँ की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई और फिर से वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।